हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने तत्वों के भौतिक और रासायनिक प्रकारों की बात की थी और उसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पॉइंट्स में देखे थे। आज हम हमारे सिलेबस के एक और टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है तत्वों के रासायनिक प्रतीक। दोस्तों, अभी तक पृथ्वी पर लगभग 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। इन सभी तत्वों को लिखते समय हम कुछ खास तरह के संकेतों का प्रयोग करते हैं। ये संकेत किस तरह से लिखे जाते हैं, इनके क्या नियम हैं, इन्हीं पर ये हमारा टॉपिक फिक्स रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि तत्वों के प्रतीक या सिंबल क्या होते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि जब भी हम इस प्रकार से हाइड्रोजन लिखते हैं तो हम पूरा हाइड्रोजन ना लिख करके H या उसको H2 के फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरह से अगर हमें कैल्शियम लिखना हो तो पूरा कैल्शियम ना लिख करके Ca लिखते हैं। तो ये जो चिन्ह है या किसी भी तत्व के ये जो प्रतीक हैं, ये किस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं, इनके लिए क्या क्या नियम दिए गए हैं, उन्हीं नियमों पर आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सभी तत्व जो है वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी तत्वों का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये कण परमाणु कहलाते हैं। अब तत्वों को लिखते समय हम कुछ संक्षिप्त रूप का प्रयोग करते हैं, उनके किसी शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसी शॉर्ट फॉर्म या संक्षिप्त रूप को उस तत्व का प्रतीक कहा जाता है। और इसके बारे में अगर बात करें कि ये प्रक्रिया जो है वो प्राचीन यूनानी वैज्ञानिक भी अपनाते थे। यानी तत्वों को जब इस प्रकार से लिखने की बात आती थी तो संक्षिप्त रूप में उनको लिख करके या तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग करके समय और स्थान की बचत कर ली जाती थी। लेकिन आधुनिक समय में यह प्रक्रिया किस प्रकार से विकसित हुई, आज जो हम तत्वों के प्रतीक लिखते हैं वो प्रणाली किस प्रकार से विकसित हुई, उसी पर आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले प्रतीक होता क्या है। तो अगर हम परिभाषा के तौर पर देखें तो हम कह सकते हैं कि तत्वों को संकेत में लिखने को ही प्रतीक कहते हैं। जैसे अगर आप कैल्शियम लिखें तो Ca लिखेंगे, या इसी तरह से अगर हमें सोडियम लिखना हो तो हम Na लिखते हैं, या इसी तरह से मैग्नीशियम को हम Mg से लिख देते हैं। तो ये जो इस प्रकार से तत्वों को संकेत में लिखने की परिपाटी है, इसे ही हम तत्वों के प्रतीक के नाम से जानते हैं, उसके सिंबल के नाम से जानते हैं। तो परिभाषा के तौर पर आप यहां पर यह भी देख सकते हैं कि किसी तत्व के पूर्ण नाम के संक्षिप्त रूप को उस तत्व का प्रतीक कहते हैं। साधारण भाषा में भी हमने कई बार देखा है कि जब कई नाम बड़े होते हैं तो उनको बहुत शॉर्ट फॉर्म में जो बोल करके चला लिया जाता है। या इसी तरह से मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा नाम है तो उसका एब्रिविएशन कर लिया जाता है। तो इसी तरह से तत्वों को भी प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है। अब अगला पॉइंट आता है कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, भाई क्या जरूरत है। सबसे पहली बात कि भाई लिखने में तो सरल होगा ही, बार बार हमें तत्व के पूरे नाम लिखने की आवश्यकता नहीं, या एक तत्व जिसका नाम काफी बड़ा है उसकी स्पेलिंग याद रखना या उसके लिखने में इस प्रकार से समय और स्थान जाया करना, इससे अच्छा है कि हम उसे एक प्रतीक के रूप में लिखते हैं। तो लिखने में सरल होते हैं। दूसरा, इसमें समय और स्थान की बचत होती, यानी हमारा जो भी इस तरह से लिखने का जो भी स्पेस होगा वहां पर हम कम स्पेस में और थोड़े समय में इन प्रतीकों को लिख करके तत्व को प्रदर्शित कर सकते हैं, तत्व को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पर है कि एक तत्व की जो स्काइट्रोमीट्रिक मात्रा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। स्काइट्रोमीट्रिक मात्रा का मतलब है कि एक तत्व में कितने परमाणु हैं, एक तत्व में इस प्रकार से कितने परमाणुओं का संयोजन है, इसकी जानकारी भी हमें प्रतीक से मिल जाती है। जैसे जब हम हाइड्रोजन लिखते हैं तो हम H2 लिखते हैं तो हमें जानकारी हो जाती है कि हाइड्रोजन का जो अणु है वो 2 परमाणुओं से मिलकर बना है। इसी तरह से जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो हम O2 लिख देंगे, यानी ऑक्सीजन का एक जो अणु है वो 2 परमाणुओं के संयोजन से मिलकर बना है। और इसमें हम जानते हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में इस प्रकार से बंध बन करके ये अणु बना। लेकिन अगर हम बात करें ओजोन की तो हम वहां उसके लिए O3 लिखते हैं, तो हमें जानकारी हो जाती है कि ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। तो ये जो इस प्रकार की प्रक्रिया है या ये जो इस प्रकार से जानकारी मिलती है इसे हम कहते हैं स्काइटोमेट्रिक, या इस तरह से हमें परमाणुओं के संयोजन की भी जानकारी हो जाती है, उनकी संख्या की भी जानकारी हो जाती है। फिर इसमें एक है कि यौगिकों के सूत्र रासायनिक समीकरण लिखने में उपयोगी। जैसे अगर हमें लिखना हो कैल्शियम कार्बोनेट तो हम यौगिकों के सूत्र के लिए या इसमें समझाने के लिए इसे सिंपल तरीके से CaCO3 के रूप में लिख सकते हैं।
या इसी तरह से हमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की या सल्फ्यूरिक अम्ल लिखना हो तो हम उसे H2SO4 लिख सकते हैं। या इसी प्रकार से कोई अन्य जो यौगिक है उसका सूत्र भी आसानी से यहाँ पर प्रतीकों के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आपको कोई भी सूत्र है, जैसे हमें पोटेशियम पर मैग्नेट लिखना हो कि MnO4, तो इस प्रतीक द्वारा पोटेशियम पर मैग्नेट को बहुत ही सिंपल तरीके से कम समय और स्थान में लिखा जा सकता है। इसी तरह से केमिस्ट्री में जो समीकरण होती या जो इक्वेशंस हैं उनको भी लिखने में बहुत उपयोगी है ये प्रतीक परिपाटी। जैसे अगर हम एक समीकरण देखें, यहां पर अगर एक समीकरण के तौर पर NaOH प्लस HCl से इस तरह से NaCl प्लस H2O, तो ये एक ऐसी अभिक्रिया है जो अम्ल और क्षार के बीच में हो रही है और इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब अगर इस पूरी अभिक्रिया को आप प्रॉपर तरीके से इनके एक्चुअल नामों के साथ में लिखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर इससे इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड बनेगा और साथ ही इसमें जल का एक अणु भी बनेगा। तो इस पूरी अभिक्रिया को जब हम प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो इसे लिखना काफी मुश्किल हो जाएगा और इसमें समय और स्थान भी अधिक लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में इन प्रतीकों के माध्यम से रासायनिक समीकरणों को लिखना काफी आसान हो जाता है। तो इन्हीं सभी आवश्यकताओं को देखते हुए तत्वों की प्रतीक प्रणाली विकसित की गई। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रतीक प्रणाली विकसित कैसे हुई। तो प्राचीन काल में कुछ यूनानी जो वैज्ञानिक है वो इस प्रकार से प्रतीकों का प्रयोग करते ही थे, लेकिन आधुनिक समय में जॉन डाल्टन को इसका श्रेय दिया जाता है। यानी डाल्टन ने एक ऐसी परिपाटी, एक ऐसी प्रणाली, सिस्टम विकसित करने का प्रयास किया जिसमें उन्होंने तत्वों के विभिन्न चिन्हों के आधार पर उनको रिप्रेजेंट करने की बात कही। यानी उन्होंने ये एक प्रस्ताव रखा कि तत्वों को इस प्रकार से पूरा लिखने के बजाय हम उनके प्रतीकों के रूप में लिख करके आसान भाषा में, या आप कहें कि आसान तरीके से उन तत्वों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने जो प्रस्ताव दिया वो वैज्ञानिकों को भी पसंद भी आया, क्योंकि उस समय तत्वों को लिखने में काफी समस्याएं हो रही थी। तो जॉन डाल्टन ने इस तरह से प्रतीकों के सेट का निर्माण किया। यानी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वयं के प्रतीकों के द्वारा तत्वों को प्रेजेंट करने की प्रक्रिया शुरू की। यानी उन्होंने एक सेट बनाया, जो एक तरह से एक पूरा प्रतीकों का सेट बनाया जिसमें तत्वों को रिप्रेजेंट किया जा सकता था। तो यहां पर उनके द्वारा बनाए गए कुछ चिन्ह हम देख सकते हैं। जॉन डाल्टन ने क्या किया कि परमाणु को इस प्रकार से गोलाकार रूप में माना और इस गोलाकार रूप के अंदर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों के द्वारा उन्होंने अलग अलग तत्वों के परमाणु को रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया। जैसे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन को बनाने के लिए उन्होंने एक गोल जो वृत्त के अंदर एक डॉट लगा दिया। इसी तरह से कार्बन को बनाने के लिए उन्होंने उसके अंदर इस तरह से थोड़ा सा ग्रे सा कलर कर दिया। या ऑक्सीजन को बिल्कुल एक तरह से वृत्त के अंदर खाली छोड़ करके दिखाया गया। या फास्फोरस में अलग चिन्ह हैं, गोल्ड में आपने देखी थोड़ा सा अलग तरह की कलाकृति की गई है, या पारे में जो कलाकृति वो थोड़ी अलग प्रकार की। अब यहाँ पर ये एक ऐसा प्रयास तो है जिसमें तत्वों को प्रतीकों के रूप से प्रेजेंट करके सरल तरीके से लिखने का प्रयास किया गया है। प्रस्ताव अच्छा भी था, लेकिन दोस्तों इसमें समस्या क्या है? समस्या ये है कि तब तक बहुत ज्यादा तत्व ज्ञात नहीं थे। तो कुछ ही तत्वों के बारे में ये जब प्रणाली दी गई थी और बाद में जब तत्वों का और ज्यादा खोज होनी शुरू हुई या नए नए तत्वों की जब जानकारी होने लगी, तब ये प्रणाली जो है वो थोड़ी सी मुश्किल में आ गई। और दूसरा इसमें यह था कि अब देखिए सभी जो तत्व हैं उनके प्रतीक इस प्रकार से एक चित्र की तरह दर्शाए गए। अब चित्र की तरह दर्शाने से यहां पर कुछ समस्याएं आ जाती, जैसे आप गोल्ड और पारे में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। या इसी तरह से मान लीजिए कि आप गोल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक गोलाकार आकृति बना करके उसके अंदर जी लिखेंगे और फिर उसके अंदर बाहर इस प्रकार से थोड़ी सी ये जो कलाकृति बनाएंगे तो इसमें कुछ ज्यादा समय लग जाएगा। इतने समय में तो हम गोल्ड लिख लेंगे। तो कई बार ये जो परिपाटी है वो वैज्ञानिकों के लिए बाधा बनती जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में ये प्रस्तावित किया गया कि इसकी जगह कोई नई प्रणाली विकसित की जाए। तो यहां पर हम जॉन डाल्टन द्वारा दी गई जो पद्धति है उसमें कुछ कठिनाइयों को देख सकते हैं कि जैसे जैसे नए तत्वों का आविष्कार होता गया, नए तत्वों की खोज होती गई, वैसे वैसे ये प्रणाली संकट में आती गई। उसके बाद एक वैज्ञानिक हैं ब्रजीलियस। तो जे ब्रजीलियस स्वीडन के वैज्ञानिक थे और उन्होंने 1813 में एक पद्धति विकसित की
इन्होंने कहा कि तत्वों को उनके अंग्रेजी या उनके जो प्रचलित नाम हैं उन्हीं के पहले या दूसरे अक्षर अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाए। जैसे हम हाइड्रोजन लिखते हैं तो एच से लिख देते हैं, या इसी तरह से मान लीजिए कि हम ऑक्सीजन लिखते हैं तो ओ से लिख देते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रणाली है वो सरल भी है और इसे ज्यादा लोगों के द्वारा आसानी से अपनाया भी जा सकता है, और इसे तत्वों को लिखने में कोई ज्यादा समस्या भी नहीं आएगी। बाद में इसी प्रणाली को जो ब्रजीलियस द्वारा दी गई थी उसे आईयूपीएसी ने भी स्वीकार कर लिया। तो आईयूपीएसी एक संस्था है, आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी पूरे विश्व में रसायन विज्ञान से संबंधित एक जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है आईयूपीएसी, जो नामकरण या इसी प्रकार से मात्रकों वगैरह का निर्धारण करती है, उनको स्वीकृति प्रदान करती है। तो आईयूपीएसी ने भी ब्रजीलियस की इस पद्धति को स्वीकार कर लिया क्योंकि ये सरल भी थी और ज्यादा व्यवहारिक भी थी। तो उसके बाद में आईयूपीएसी ने इन नियमों का एक संग्रह तैयार किया। अब वो नियम क्या है, किस प्रकार से उनमें तत्वों का प्रतीक लिखा जाता है, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि प्रतीक लिखने के नियम क्या है। तो पहला पॉइंट इसमें है कि अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। जैसे अगर आप बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसका एक प्रतीक रख दिया H। अब इसमें परमाणु एक H है, अगर अणु भी लिखेंगे तो H2 लिख देंगे। तो अंग्रेजी जो नाम है उनके उनके जो पहले या दूसरे अक्षर, पहले या दूसरे अक्षर से मतलब क्यों है, या इनमें पहले या दूसरे अक्षर का उपयोग क्यों किया गया। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन H से शुरू होता है, तो हीलियम की अगर हम बात करें तो हीलियम भी H से शुरू होता है। अब यहां पर अगर हम हाइड्रोजन का भी H रख दें और हीलियम का भी H रखते हैं तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि पहले या दूसरे, और कई बार दूसरे से जो है बाद का अक्षर भी लिया जाता है। तो यहां पर जब हम हीलियम को लिखते हैं तो H के साथ में E लगा देते हैं, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि H जो है वो हाइड्रोजन के लिए है और HE जो है वो हीलियम के लिए। तो अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से मिला करके ये प्रतीक बनाए जाते हैं। दूसरा, उसके बाद में अगर आपको दो अक्षरों का उपयोग करना है, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने हीलियम की बात की, तो हम हीलियम को रिप्रेजेंट करने के लिए ये चीज ध्यान में रखेंगे कि पहला जो अक्षर है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, यानी बड़े अक्षरों में होना चाहिए, और जो दूसरा अक्षर है वो स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। हम हीलियम को इस तरह से HE नहीं लिख सकते, यानी ये तरीका गलत है। हम इसे इस प्रकार से HE भी नहीं लिख सकते, ये तरीका भी गलत है। और हम इस प्रकार से इसे HE भी नहीं लिख सकते। तो ये तीनों तरीके गलत हैं। सही तरीका क्या है कि पहला अक्षर जो है वो बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा होना चाहिए। जैसे हम सोडियम लिखते हैं या कैल्शियम लिखते हैं तो कैल्शियम में C बड़ा और A छोटा होगा, या इसी तरह से मैग्नीशियम को लिखने के लिए M जो है बड़ा और G छोटा होगा। तो अगर किसी तत्व का प्रतीक दो अक्षरों से बना है तो पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन को H लिखते हैं और एल्यूमिनियम को हम Al लिखते हैं, मतलब A जिसमें कैपिटल है और L स्मॉल है। दोनों कैपिटल नहीं हो सकते, दोनों स्मॉल नहीं हो सकते, या इसी तरह से पहला स्मॉल और दूसरा कैपिटल नहीं हो सकता। तो ये प्रतीक लिखने के एक नियम तो ये कि उनके अंग्रेजी नामों का प्रयोग किया जाएगा, और अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों का प्रयोग किया जाएगा, और लिखते समय पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। उसके बाद कई बार क्या होता है कि दूसरे के बाद वाले जो अक्षर है उनका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन की जो स्पेलिंग है वो इस तरह से है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम CH ना लेकर के CL का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से जिंक है, तो जिंक की जो स्पेलिंग है वो ZINK होगी और इसे हम लिखते समय ZN का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है दूसरा अक्षर लिया जाए, मतलब एक से ज्यादा अक्षर अगर ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम दूसरा अक्षर लें, उसके बाद वाला अक्षर भी कई बार ले लिया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि अधिकतर जो प्रतीक है वो दो ही अक्षरों के बने होंगे। तो यहां पर क्लोरीन और जिंक वगैरह में, या इसी तरह से मैग्नीशियम वगैरह में भी हम दूसरा अक्षर ना लेकर के उसका अन्य अक्षर लेते हैं और फिर उसे Mg से लिखते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि किसी तत्वों के जो अंग्रेजी जो नाम है
वो उतने प्रचलित नहीं है, लेकिन उनके कुछ लैटिन या जर्मन या अन्य भाषाओं के जो शब्द हैं वो अधिक लोकप्रिय हैं, अधिक पॉपुलर हैं, या आप कहें कि वैज्ञानिक जगत में उनको ज्यादा स्वीकृति मिली हुई है। तो ऐसे तत्वों के प्रतीक लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके शब्दों के अक्षरों से भी लिए जाते हैं। जैसे अगर हम लोहे को लिखें तो लोहे को इस प्रकार से अंग्रेजी में इस तरह से आयरन अगर कहें तो इसका जो फॉर्मूला है या इसका जो प्रतीक है वो IR होना चाहिए। लेकिन हम लोहे को इस प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम लोहे को रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, जो उसके लैटिन नाम फेरम का व्युत्पन्न है। तो फेरम से इस तरह से Fe लेकर के लोहे का प्रतीक बनाया गया है। इसी तरह से अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम को इस तरह से अगर हम प्रतीक के रूप में अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं तो SO लिखना चाहिए था, जबकि हम ऐसा ना करके इसके जो लैटिन नेम है नेट्रियम, उसी के पहले दो अक्षरों का उपयोग करते हैं। तो नेट्रियम से ही इस तरह से Na लिखा जाता है। इसी तरह से पोटेशियम को P से न लिख करके केलियम, उसका जो लैटिन शब्द है उसके पहले शब्द से लिखा जाता है केलियम। तो इस प्रकार से कुछ तत्वों के प्रतीकों को लिखते समय उनके लैटिन शब्दों का भी उपयोग किया जाता है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि किसी भी तत्व का जो नाम है, किसी भी तत्व का नाम एक ही होता है, मतलब एक तत्व के एक से ज्यादा नाम नहीं हो सकते। और दूसरी बात, दो तत्वों के एक जैसे नाम नहीं हो सकते, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो एक तत्व का एक ही नाम होगा और साथ ही दो अलग अलग तत्वों के सेम नाम नहीं हो सकते, ताकि कंफ्यूजन से बचा जा सके। उसके बाद अगला पॉइंट यहां पर यह है कि तत्वों के नामकरण के कुछ नियम देखने के बाद में ये कुछ प्रमुख जो तत्व हैं उनके प्रतीक दिए गए और साथ में उनका परमाणु क्रमांक दिया गया। तो यहां से कुछ तत्वों को आप याद रख लें। कई बार क्या होता है कि सीधे सीधे अगर मान लीजिए आपको कोई प्रतीक वगैरह लिखना हो, या अगर इस तरह से केमिस्ट्री में अन्य प्रकार की कोई गतिविधि परमाणु क्रमांक से हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह निकालना हो या संयोजकता वगैरह ज्ञात करनी हो, तो वहां पर इन सारी इंफॉर्मेशन का यूज किया जा सकता है। तो परमाणु क्रमांक याद रखें और साथ ही उनका प्रतीक याद रखें। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो तत्व है उनके प्रतीक और परमाणु क्रमांक की सारणी दे दी गई है। यहाँ पर अन्य कुछ महत्वपूर्ण तत्व भी देखे जा सकते हैं। तो ये तत्वों के प्रतीकों के बारे में कुछ नियम, रासायनिक प्रतीक किस प्रकार से लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो द्रव्य वाला जो टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट हो गया। हमने उसमें द्रव्य के प्रकार, उसकी विशेषताएं, उसकी विभिन्न अवस्थाएं और रासायनिक प्रकृति के आधार पर द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा कर ली। अब हम कुछ एक मिसलेनियस से थोड़े बहुत पॉइंट जो बचे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक पॉइंट है इसमें कि यौगिकों के सूत्रों को किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे तत्वों के प्रतीक वगैरह लिख लिए जाते हैं, लेकिन जब हम द्रव्य के यौगिक वाले भाग पर आते हैं तो उसको किस तरह से लिखा जाता है। तो प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के संगठन को व्यक्त करता है। यानी अगर कोई यौगिक है जिसमें विभिन्न अलग प्रकार के जो परमाणु हैं उनका संयोजन हो रहा है, तो ये जो संयोजन है वो किस प्रकार से हो रहा है, किस अनुपात में हो रहा है, इसको व्यक्त करने वाला जो समूह है वो यौगिकों का सूत्र कहलाता है, या यौगिकों का समूह या सूत्र कहलाता है, फॉर्मूला कहलाता है। जैसे अगर आप अमोनिया की बात करें तो हम उसमें NH3 लिख देते हैं, या इसी तरह से अगर आप सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो हम H2SO4 लिख देते हैं। तो ये जो इस प्रकार से तत्वों के प्रतीकों का जो समूह है वही किसी यौगिक का संगठन या सूत्र कहलाता है। तो ये सूत्र जो है मुख्यतः दो प्रकार से लिखे जा सकते हैं। एक जिसे हम अणु सूत्र के नाम से जानते हैं और दूसरा है मूल्यानुपाती सूत्र। ये तो दोनों क्या हैं, इनके ऊपर जो है थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले अणु सूत्र, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो सूत्र, अणु सूत्र जो है वो इस प्रकार से तत्वों की वास्तविक संख्या या तत्वों में किसी परमाणु की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में जल का भरा हुआ एक पात्र है और इसमें सभी अणु जो है वो जल के हैं। तो इस जल के अणु में विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का संयोजन क्या है, उसकी वास्तविक संख्या क्या है, उसको दर्शाने वाला जो सूत्र है उसे अणु सूत्र कहेंगे। जैसे अगर हम जल के अणु सूत्र की बात करेंगे तो ये H2 हो जाएगा। तो इसमें हमें पता लग जाएगा कि जल के एक अणु में ऑक्सीजन का एक अणु और हाइड्रोजन के दो अणु, या इसी तरह से अन्य प्रकार के जो तत्व हैं या यौगिक हैं उनको दर्शाने में भी
इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के इस अणु सूत्र में हम देख सकते हैं कि इसमें 6 कार्बन के अणु, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन के अणु होते हैं। इसी तरह से एसिटिक एसिड में कार्बन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 2 और हाइड्रोजन के 4 अणु होते हैं, जो इस प्रकार से संयोजित रहते हैं। तो अगर हम किसी तत्व में परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाएं तो वो सूत्र, वो फॉर्मूला उसका अणु सूत्र कहलाता है। यानी जितने जितने परमाणु एक अणु में उपस्थित है उन सबको वहां पर दर्शाना है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी फॉर्मूला है, जैसे अगर हम एथिल अल्कोहल की बात करें तो इसमें C2H5OH लेंगे, तो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि कार्बन 2 है या ऑक्सीजन का एक अणु है और जो हाइड्रोजन है उसके 6 मॉलिक्यूल्स। तो ये जो इस प्रकार से सूत्र हैं इसे अणु सूत्र कहते हैं और इसमें वास्तविक संख्या दर्शाई जाती है। लेकिन अगर वास्तविक संख्या न दर्शा करके हम ये दर्शाएं कि उस अणु में विभिन्न परमाणुओं का अनुपात क्या है, तो ये कहलाता है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती का सिंपल सा मतलब है मूल अनुपात, यानी किसी अणु में परमाणुओं का जो एक्चुअल रेशियो है, जो मूल अनुपात है, वो क्या है। तो वह सूत्र जो यौगिकों के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को बताता है। सरल अनुपात का मतलब है इनमें एक तरह से मेन जो रेशियो है, जो एक तरह से इसका मूल अनुपात क्या है उसको प्रदर्शित करता है, और इसी को हम क्या कहेंगे, मूलानुपाती सूत्र कहेंगे। जैसे यहाँ पर ये ग्लूकोज का अगर आप फॉर्मूला देखें तो C6H12O6 था, लेकिन अगर आप यहाँ पर रेशियो देखेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:2:1 होगा। तो यहां पर हम इसको लिखते समय CH2O लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से देख लीजिए कि ग्लूकोज को लिखने के लिए हमें CH2O का प्रयोग किया, क्योंकि यहां पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो अनुपात है, जैसे ग्लूकोज का जो मूल फॉर्मूला है, वास्तविक फॉर्मूला है, वो इस तरह से होता है। तो यहां पर सिर्फ हम अनुपात को प्रदर्शित करें तो ये क्या हो जाएगा, CH2O। इसी तरह से एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH है। तो यहां पर अगर हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात प्रदर्शित करें तो उसको इस तरह से लिखेंगे। तो मूलानुपाती सूत्र में हम वास्तविक संख्या प्रदर्शित नहीं करते हैं, परमाणुओं के बीच में जो अनुपात है उस अनुपात को प्रदर्शित किया जाता है। तो अब लास्ट के कुछ 1-2 पॉइंट देख लेते हैं, जैसे यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है। तो यहां पर एक लिस्ट आपको मिल जाएगी जो यौगिक और मिश्रण में अंतर बताएगी। यौगिक जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। निश्चित अनुपात का मतलब है जैसे जल है, तो जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, या आप कहें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 2:1 में। या अमोनिया के अगर बात करें तो NH3 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:3 है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जब परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करके अणु बनाते हैं और उससे तत्व का निर्माण होगा तो वो यौगिक कहलाएगा। और वहीं पर अगर आप मिश्रण की बात करेंगे तो इसमें कोई अनुपात निश्चित नहीं होता। जैसे पानी में अगर हम चीनी मिला दें और फिर उसको गर्म करके चाशनी बनाएं, तो चाशनी मोटी पतली हो सकती है। साधारण भाषा में कई बार आपने उसे 1 तार, 1.5 तार, 2 तार की चाशनी के बारे में सुना होगा, लेकिन उसमें कोई इस तरह से फिक्स अनुपात नहीं है। चीनी थोड़ी कम या ज्यादा हो जाएगी तो भी वो चाशनी रहेगी। या जैसे शरबत है तो वो भी एक मिश्रण है। अब यौगिक को भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। भौतिक विधियों का मतलब है जैसे वाष्पन है, या इसी तरह से जो ऊर्ध्वपातन है, या अन्य प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं उनके द्वारा हम यौगिकों को अलग नहीं कर सकते। जैसे अगर हमें H2O में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करना हो तो हम इसे इस प्रकार से गर्म करके या साधारण तरीके से अलग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें मिश्रण के तत्वों को अलग करना हो, जैसे पानी में नमक नमक मिला हुआ है और इसे अलग करना है, तो अलग करने के लिए क्या करेंगे, हम पानी को गर्म कर लेंगे। तो गर्म होने के साथ में पानी भाप बन करके, वाष्प बन करके उड़ जाएगा और पात्र के तल में इस प्रकार से नमक या जो सॉल्ट है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर भौतिक विधियों के द्वारा मिश्रण के अवयवों को अलग किया जा सकता है, जबकि यौगिक को भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। यौगिकों को बनने में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए कि H और O के बीच में जो बंध बने होंगे तो इसमें बंध ऊर्जा का कुछ परिवर्तन हुआ होगा, इसमें से कुछ ऊर्जा मुक्त हुई होगी जिसके बाद में ये बंध बने होंगे। लेकिन यहां पर इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होती। एक्चुअल में यहां पर कोई वास्तविक बंध नहीं बनते हैं जिसकी वजह से ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। जैसे अगर आप पानी के अंदर, जैसे जल के अणुओं के बीच में आपने क्या किया कि कुछ चीनी वगैरह मिला दी,
तो ये चीनी के अणु यहाँ पर आकर के इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे और पानी के साथ में एक विलयन जैसा कुछ बना लेंगे, लेकिन इसमें कोई बंध वगैरह नहीं बना है। तो बंध नहीं बना है तो ऊर्जा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा है कि इनके गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। अब जो यौगिक हैं उसमें सभी जो अणु हैं वो एक प्रकार के हैं, तो इनका जो गलनांक है, क्वथनांक, यानी ये किस पदार्थ किस तापमान पर ठोस में बदलेंगे और किस तापमान पर ये वाष्प में बदलेंगे, वो तापमान बिंदु फिक्स होता, लेकिन मिश्रण में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद में यौगिक में एक ही प्रकार के अणु होते हैं। परमाणु अलग प्रकार के हो सकते हैं लेकिन अणु जो है वो एक ही प्रकार के होंगे। कैसे? जैसे अगर आप जल की बात करें तो किसी पात्र में अगर जल भरा हुआ है तो उस पात्र में सभी अणु जो है वो H2O होंगे। जैसे ये जल के अलग अलग अणु हैं तो सभी अणुओं का जो इस प्रकार से फॉर्मूला है वो H2O होगा। तो ये एक ही प्रकार के अणु से बने हुए हैं। यहाँ परमाणु जो है वो दो प्रकार के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन जो अणु है वो सभी एक प्रकार के H2 हैं। तो ये भी H2, ये भी H2, सब H2 हैं, लेकिन इनके अंदर अगर आप परमाणु देखें तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो प्रकार के हैं। लेकिन जो मिश्रण है वो दो या दो से अधिक प्रकार के अणुओं का बना हो सकता है। मिश्रण में आप देख सकते हैं कि अगर जैसे कोई मिश्रण वगैरह, जैसे पानी है और पानी में आपने कोई चीज घोल दी तो जल के अणु भी होंगे और वहां पर ग्लूकोज के अणु भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक से ज्यादा प्रकार के अणु हो सकते हैं या दो से ज्यादा प्रकार के अणु होते हैं। उसके बाद में यौगिकों का एक निश्चित फॉर्मूला होता है। तो जब भी हम यौगिक को लिखते हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए कि लिखें मेथेन का फॉर्मूला लिखें तो CH4 लिखेंगे, या इसी तरह से जल को H2O लिखेंगे, या इसी तरह से अमोनिया को NH3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर परमाणुओं के संयोजन का एक निश्चित अनुपात होता है। मिश्रण में इस तरह का कोई अनुपात निश्चित नहीं होता, इसलिए इसका कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता। तो अभी हमने पीछे जो अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र लिखे थे वो यौगिकों के लिए दिए जाते हैं। मिश्रण में इस प्रकार का कोई सूत्र नहीं होता है। यौगिक के गुण संगठन परमाणु से भिन्न होते हैं, यानी जब यौगिकों का निर्माण होता है अलग अलग परमाणुओं से तो उनके गुण बदल जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन जो है वो जलाने में सहायक है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं 2:1 में मिलते हैं तो H2O का निर्माण होगा। मतलब 2:1 में मिलेंगे तो H2O का निर्माण होगा। अब H2O में न तो पूरी तरह से हाइड्रोजन के गुण है ना ऑक्सीजन के। अब जल एक ऐसा अणु है जो आग को बुझाने के लिए काम में आता है, जबकि अगर आप देखें तो इसके दोनों जो परमाणु हैं वो एक तो स्वयं जलता है और दूसरा जलने में सहायक है। इसी तरह से अगर आप बात करें सोडियम और क्लोराइड की तो दोनों के प्रभाव जो है वो काफी अलग हैं। सोडियम जो है वो इस प्रकार से जल के साथ में तेजी से क्रिया करता है और विस्फोट तरीके से गति करता है। क्लोरीन जो है वो कीटाणुनाशक वगैरह की तरह उपयोग में की जाती है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो साधारण नमक बना लेते हैं जो हमारे भोजन का एक आवश्यक अंग है। तो यौगिकों में इस प्रकार से परमाणुओं से जो संगठन बनता है यौगिकों का, उसमें इनके गुण बदल जाते हैं। मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर आप पानी में चीनी को घोल देते हैं तो पानी का जो इस प्रकार से गुण है वो थोड़ा मीठा हो जाएगा, या उसमें नमक घोल देंगे तो पानी का गुण जो है वो थोड़ा सा इस प्रकार से सॉल्टी हो जाएगा, थोड़ा सा नमकीन हो जाएगा। तो यहाँ पर पदार्थ के सभी गुण मिश्रण में उपस्थित रहेंगे, लेकिन यौगिकों में ऐसा नहीं होगा। तो यौगिकों और मिश्रणों में ये अंतर हो सकता है। ये अंतर आप टेबल के तौर पर इनको देख सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला जो पॉइंट है कि भाई ठोस द्रव और गैस में क्या अंतर है। हमारा फाइनल जो इस पॉइंट में टॉपिक रहेगा वो है ठोस द्रव और गैस में क्या अंतर है। तो इसमें बहुत सारे अंतर की एक टेबल बना करके मैंने उसमें रख दी है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है, द्रवों में ऐसा नहीं होता है, या द्रवों में केवल आयतन निश्चित होता है, सॉरी, और जो गैस है उसमें, सॉरी यहां पर आप गैस लिख लीजिएगा, गैसों का आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। अब ठोसों में अणु पास पास में होते हैं तो अंतराण्विक बल जो है वो बहुत अधिक होते हैं और अंतराण्विक स्थान बहुत कम होते हैं। द्रव में यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ी सी अंतराण्विक दूरी बढ़ जाती है, स्थान बढ़ जाता है तो बल कमजोर हो जाते हैं, और गैसों में ये स्थान जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं और बल मिनिमम स्तर तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद में ठोस चूंकि दृढ़ता से बंधे रहते हैं, एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ में दृढ़ता से बंधा रहता है, तो अणु गति नहीं कर पाते हैं, केवल अपने स्थान पर कंपन कर पाएगा। इसी वजह से इनमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती। द्रव के अणु थोड़े दूर दूर हो जाते हैं इसलिए गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गैसों के अणु की जो गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम है, ये कहीं पर भी इस प्रकार से मुक्त रूप से गति कर लेते हैं।
संपीड्यता कम होती है, मतलब इनको ज्यादा दबाया नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी इनके अणु इतने अधिक दृढ़ता से बंधे हुए हैं कि आप इस पर जब अगर प्रेशर लगाएंगे तो इसका आकार कुछ ज्यादा नहीं बदलेगा। द्रवों में थोड़ी संपीड्यता अधिक होती है क्योंकि अणुओं के बीच में स्थान है। गैसों में संपीड्यता सबसे अधिक पाई जाती है। इनको बल लगा करके या दाब लगा करके इस प्रकार से द्रव में बदला जा सकता है। तो सबसे अधिक संपीड्यता गैस की और सबसे कम जो है वो ठोस की होती है। ठोसों में बहने का गुण नहीं होता क्योंकि अणु एक दूसरे के साथ में दृढ़ता से बंधे रहता है, तो मुक्त रूप से गति नहीं हो पाती। द्रव और गैस में जो है अणु दूर दूर होते हैं, तो अणुओं में इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने की क्षमता होती है, तो ये दोनों जो है इस प्रकार से बह सकते हैं। लेकिन द्रव जो है वो एक निश्चित डायरेक्शन में, मतलब ऊंचाई वाले स्थान से जो है कम ऊंचाई वाले स्थान की ओर, और गैसें किसी भी दिशा में दाब के आधार पर अंतर होने पर बह सकती हैं। घनत्व, अणु ठोसों में पास पास होते हैं इसलिए घनत्व अधिक होता है। द्रव का घनत्व जो है इससे कम हो जाता है और गैसों का घनत्व जो है सबसे कम होता है। उसके बाद में ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, इसलिए इन्हें संग्रहित करने के लिए पात्र की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर आप किसी स्थान पर ही इन्हें रख देंगे तो वहीं बने रहेंगे, इनमें बहने का गुण नहीं होगा। लेकिन चूंकि द्रव बह सकते हैं इसलिए इनको रखने के लिए किसी पात्र की आवश्यकता होगी। और अगर गैस को बंद करना है तो उसे बंद पात्र में रखना होगा क्योंकि ये किसी भी तरफ गति कर सकते हैं, या गैस के अणु किसी भी तरफ गति कर सकते हैं, इसलिए इन्हें बंद पात्र में रखा जाता है। फिर अगला पॉइंट है कि अंतराणविक बल जो है वो कम होते हैं। सॉरी, ठोसों में अंतराणविक बल जो है वो सर्वाधिक होते हैं। जाहिर सी बात है कि उसमें परमाणु जो है वो पास पास होंगे तो अंतराणविक बल अधिक होगा और स्थान कम होगा। द्रवों में अंतराणविक बल थोड़ा कम हो जाता है और गैसों में सबसे कम होता है। इसके बाद में ठोस में अणु गति नहीं करते, केवल अपने स्थान पर कंपन कर सकते हैं, वाइब्रेशन कर सकते हैं। लेकिन जो द्रव है उसमें थोड़ी बहुत गति हो जाती है और गैसों में तो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में गति हो सकती है। तो ये कुछ इस प्रकार से अंतर है जिसमें हम ठोस, द्रव और गैसों के बारे में कुछ बेसिक अंतर को एक टेबल के फॉर्म में देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमारा जो एक मेन टॉपिक था द्रव्य, जिसके अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में हमने बात कर ली। इस पेपर से या आप कहें कि इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उसका आंसर जो है वो वीडियो लेक्चर में या आपके पर्सनल जो नंबर वगैरह है उस पर दे दिया जाएगा। आप हमें इस प्रकार से व्हाट्सएप पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ और उस पर आप अपनी कोई क्वारीज वगैरह पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर के लिए फिर किसी टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।